नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हाजिर हूं एक बार फिर से बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट सेकंड लेकर, जिसमें अपन पूरे यानी कि इन पूरे बायोलॉजी सीरीज के अंदर अपन 1000 क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लर्न करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आपके जितने भी एग्जाम्स आएंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन ने पिछला फर्स्ट पार्ट पढ़ा, उसमें आपने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की तैयारी करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं अपन सेकंड पार्ट की, तो इसको भी आप अपना उसी तरह उससे भी बेटर प्यार दीजिएगा, जिससे आप और जो थर्ड पार्ट है उसमें और ही आपके लिए बहुत अच्छा मैं कंटेंट तैयार कर सकूं। तो बढ़ते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के अपने इस सीरीज की फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों, जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, उनका समूह है। ऑप्शन ए कृमि रूप परिशेषिका, आलिक्रेनन प्रवर्ध तथा काकलिया। बी ऑप्शन है बुद्धि, दंत, स्तन ग्रंथियां, पटेला तथा कॉक्सिवोन। सी ऑप्शन है निमेशक पटल, कृमि रूपी परिशेषिका और कर्ण प्रेषिका तक कॉक्सियस्थी। और डी ऑप्शन है रोम, कर्ण पेशिया, पटेला तथा एटलस कशेरुकी। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन, कौन से ऑर्गन्स हैं इनमें से जो निष्क्रिय ऑर्गन्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियां और कॉक्सी अस्थि। ये जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे शरीर के जो होते हैं निष्क्रिय अंगों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे। किसमें? हमारे जो पूर्वज थे उनमें कार्य थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं होता है। वो ऑर्गन क्या कहलाते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं। ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निमेशक पटल, कृमि रूपी परिशेषिका, कर्ण पेशियां और कॉक्सी अस्थि। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन मिलता है। आपको बताना है कि जो पुनरुद्ध भवन की क्रिया है कि पुनरुद्ध भवन यानी कि किसी अंग का पुनः उगना, किसी अंग का पुनः उगना पुनरुद्ध भवन की क्रिया होती है। तो यह किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है कॉकरोच में, बी खरगोश में, सी मक्खी में और डी प्लेनेरिया में। तो फ्रेंड, आपको इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्लेनेरिया में। यानी कि जो प्लेनेरिया जो प्लांट पादप होता है उसके अंदर रीजनरेशन की क्रिया पाई जाती है, यानी कि पुनरुद्ध भवन की क्रिया देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है समवर्ती अंग है। ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख है, तितली के पंख, बी मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद, सी तितली के पंख, डी से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड कि जो समवर्ती अंग इनमें से कौन से हैं। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख है, तितली के पंख होते हैं। यानी कि जो चमगादड़ के पंख और तितली के पंख हैं वो समजात अंग होते हैं, उनको एमोलोगस कहा जाता है। तो समजात अंग के बारे में जान लेते हैं कि यानी कि वो अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए, ध्यान से सुना फ्रेंड, वो अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण, यानी कि उपयोजित होने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोजित होने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं तथा पर मूल रचना व भ्रूणीय परिवर्धन के कारण
समान होते हैं कैसे अंग कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें जो सील मछली होती हैं, तो सील मछली के जो फ्लिपर होते हैं, कहने का मतलब सील मछली के जो पंख होते हैं वो किसके रूप है? समजात अंग के रूप है। इसके अलावा चमगादड़ के पंख है, घोड़े की अगली टांगे होती हैं, इसके अलावा बिल्ली का पंजा होता है। और अपन बात करें तो जो मनुष्य के हाथ की जो मौलिक संरचना होती है वो भी क्या है? एक प्रकार की, ये भी सारे क्या, ये समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोनल बीमारी है? यानी कि निम्न में से कौन सी हार्मोनल बीमारी है? ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन डी लेप्रोसी। ओके, तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो हार्मोनल बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो घेंगा बीमारी होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की हार्मोनल डिजीज होती है। यानी कि जो हार्मोनल ये होती है जो हार्मोन्स की कमी की वजह से होती है, इसीलिए इसको हार्मोनल डिजीज कहा जाता है। बात करें अपन जुकाम की, जो सर्दी जुकाम होता है, तो सर्दी जुकाम होता है ये एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, यानी किसी न किसी भी वायरस की वजह से फैलता है। ओके फ्रेंड, बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, इसको अपन टीबी या क्षय रोग भी कहते हैं। तो यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसके निवारण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बात करें लेप्रोसी, तो लेप्रोसी को अपन कोढ़ या कुष्ठ रोग भी कहते हैं, और ये होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया से होता है। किसकी वजह से? माइक्रोबैक्टीरियम्स लेप्री नामक एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके रोकथाम की अपन बात करें तो इसके रोकथाम के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो मल्टी ड्रग थेरेपी क्या होती है, इनकी विभिन्न प्रकार की दवाइयों का उपयोग करके इसको इलाज को संभव किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनिज्म क्या है? आपको बताना है फ्रेंड कि डार्विनिज्म होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए उपार्जित लक्षणों की वंशागति, बी जनन द्रव्य की निरंतरता, सी प्राकृतिक चयन, और डी उत्परिवर्तन। तो आपको बताना है कि जो डार्विनिज्म क्या है, तो इसका राइट आंसर जाने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन होता है। कहने का मतलब नेचुरल सिलेक्शन होता है वो क्या होता है? डार्विनिज्म। ये जो सिद्धांत था ये सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक थे, डार्विन नामक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपना इसके लिए एक प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था जिसको डार्विनिज्म कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने एक अपनी बुक की रचना की थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक का नाम है, जिसके रचयिता कौन है? मैक्स डार्विन है। ओके, और इसके अलावा बात करें अपन जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, तो इसको देने वाले थे लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने। यह सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तुत किया था। कौन सा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। लेमार्क ने इसके लिए फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया था। कौन सी बुक का? फिलोसोफिक जूलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया था लेमार्क ने, और इसके अंतर्गत इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। बात करें उत्परिवर्तन की, इसको म्यूटेशन थेरेपी कहते हैं। तो म्यूटेशन थेरेपी का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक थे। कौन? ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन थेरेपी दी थी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार उन्हें बताया था कि जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होती है। उन्होंने बताया था कि जो उत्परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा दिया गया था, और इसके अनुसार जो जाति की उत्पत्ति है वो क्या होती है? अचानक परिवर्तन के कारण होता है, और जीवों में अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो जीव साथ रहें, क्वेश्चन फिर से अच्छे सुनना, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। यानी कि उसको किस नाम से जाने? कोई भी दो जीव हैं जब साथ में रहते हैं, एक को लाभ होता है दूसरे को कोई भी लाभ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से उनको जाना जाता है, उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पैरासिटिज्म, बी प्रीडेशन, सी सिम्बायोसिस, और डी
कोमेंसलिज्म। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोमेंसलिज्म कहते हैं। कहने का मतलब कोमेंसलिज्म को सहभोजिता के नाम से जाना जाता है। कोमेंसलिज्म को कहा जाता है सहभोजिता कहा जाता है, यानी कि जब कोई भी दो जीव साथ में रहते हैं तथा उनमें से एक को लाभ हो और दूसरे कोई लाभ न हो तो उसे क्या कहा जाता है, कोमेंसलिज्म या सहभोजिता कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो बात ये तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करें अपन पैरासिटिज्म, तो दो जीवों के बीच ऐसा संबंध किसे कहते हैं, पैरासिटिज्म, दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, पैरासिटिज्म या पराजीविता कहा जाता है। देखो पराजीविता, परजीवित यानी कि दूसरों पर निर्भर रहने वाले, यानी कि कहने का मतलब एक को तो क्या हो, लाभ हो और दूसरे को हानि होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, पराजीविता या पैरासिटिज्म कहा जाता है। ओके, बात करें अपन प्रीडेशन की, तो प्रीडेशन को जिसको अपन परभक्षण भी कहते हैं, परभक्षण यानी कि अपने को जीवित रखने के दूसरों का भक्षण करें। देखो परभक्षण, पर यानी दूसरा, भक्षण यानी खाने वाले, यानी कि दूसरों को भक्षण करने वाले या दूसरों को खाने वाले। तो वे एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, या वे जीव जो यानी कि दूसरे को भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रीडेशन कहा जाता है, परभक्षण कहा जाता है। जैसे गिद्ध होता है, अब गिद्ध होता है तो अपने को जीवित रखने क्या करता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे को खाता है, अपने आप को जीवित रखता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे फ्रेंड। और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइफ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सोइल एरोजन की रोकथाम संभव है। आपको बताना है कि जो सोइल इरोजन होता है, जिसको अपन भूमि अपवर्तन कहते हैं, कि रोकथाम का संबंध है। ऑप्शन ए पुनः वन रोपण, बी वनों का विनाश, सी फसलों का प्रत्यावर्तन और डी चरागाह प्रबंध से। यानी कि भूमि अपवर्तन को किस तरह से रोकना संभव हो सकता है। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वन रोपण होता है। ओके, यानी कि पुनः यानी कि पौधों को बार बार उगा करके पौधों को पुनः रोपण कर करके हम भूमि अपवर्तन को रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत है। ऑप्शन ए योग्यता की उत्तरजीविता, बी प्राकृतिक चयनवाद, सी म्यूटेशनवाद और डी परिवर्तनों सहित अवरोहण। तो फ्रेंड आपको इसमें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चयनवाद। जो भी आपको मैंने जस्ट 6 नंबर क्वेश्चन उसमें आपको बताया मैंने कि जो डार्विन का सिद्धांत है वो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कहलाता है। ओके, योग्यतम यानी कि जो बात करें अपन योग्यतम की उत्तरजीविता, तो इसका सिद्धांत यानी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है या म्यूटेशन थेरेपी है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन, ये दोनों क्या एक ही प्रकार के सिद्धांत होते हैं। यानी कि योग्यता की उत्तरजीविता का प्राकृतिक चयन दोनों एक ही प्रकार के सिद्धांत होते हैं और डार्विन ने इनको प्रतिपादित किया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है। ऑप्शन ए सरीसृपों व मृत जीव स्तनियों का, मेमल्स का, बी पक्षियों व स्तनियों का, सी उभयचरों व स्तनियों का, डी सरीसृपों व पक्षियों का। तो आपको बताना है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरीसृप व पक्षियों का। यानी कि जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है। ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरणों की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO होता है, बी ओजोन O3, सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और डी फ्लोराइड्स। तो आपको बताना है जो सूर्य के प्रकाश से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं उनसे क्या उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओजोन 3, यानी कि ओजोन होता है वो
क्या होता है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों से निकलती है। ओके फ्रेंड, और आज वर्तमान में जो ओजोन अपक्षय हो रहा है, ओजोन परत में जो छेद हो गया है, उसका कारण भी क्या है, ये ओजोन है जो इसको अब तक बनाए रखी है। कहने का जो जो ये क्षेत्र बड़ा होता जाएगा और सूर्य की रोशनी जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट की अगर पृथ्वी पर सीधी पड़ना लग जाएंगी तो उस दिन ये समझ लो पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज इतनी घातक होती है कि अगर मनुष्य की चमड़ी के ऊपर लगाकर डायरेक्ट पड़ती हैं तो चमड़ी को गला देती हैं, उनको बुरी तरह खराब कर देती हैं। तो ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी ओजोन होता है। ओके, नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, यानी कि आपको इनका क्रम बताना है कि जो हरे पौधे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए मूल उत्पादक जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है, बी प्राइमरी कंज्यूमर मूल उपभोक्ता, सी अपघटक डीकम्पोजर्स और डी उत्पादक प्रोड्यूसर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादक होते हैं। यानी कि जो वन परिस्थिति जो इकोसिस्टम में जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक का कार्य करते हैं। ओके, वैसे उपभोक्ता होते हैं तो जो उत्पादक से जो उपभोक्ता होते हैं वो सीधे उत्पादक से यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है उससे क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और मूल या जो प्राथमिक जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं जैसे घास खाने वाले जानवर हैं, या जैसे बकरी, भेड़, गाय, ऊंट, ये सारे क्या है, हिरण, ये सारे क्या है जो मूल उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप सो फ्रेंड आप समझ में आए होंगे। इसको डिटेल से अपन जो एनसीईआरटी अपन पढ़ रहे हैं, जो ही अपन मैं बायोलॉजी सेक्शन लेके आऊंगा उसमें इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे जो इकोसिस्टम क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों तथा वातावरण के आपको बताना है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। नंबर 1 इकोसिस्टम, बी इकोलॉजी, सी ओटिकोलॉजी और डी सिंकोलॉजी। तो आपको बताना है कि जो जीवों व वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इकोलॉजी कहलाता है। तो जो जीवों तथा वातावरण के जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनके आपसी जो रिलेशंस होते हैं, उनके बीच का जो अध्ययन किया जाता है उसको इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो जैसे अपन बात करें इकोतंत्र की, इकोतंत्र क्या चीज होती है, इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में यानी किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटकों के संबंध को क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र के अंदर जो जैविक व अजैविक घटक होते हैं उनके आपसी संबंध को ही क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। ओके, जो जैविक घटक होते हैं उनके अंतर्गत जो सभी प्रकार के जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इको फैक्टर के अंतर्गत। जो बायोटिक फैक्टर होते हैं जिसको जैविक घटक कहते हैं उनके अंतर्गत आते हैं विभिन्न प्रकार के सजीव जीव जंतु पेड़ पौधे आदि। जबकि बात करें अपन एबायोटिक फैक्टर अजैविक घटक, उसके अंतर्गत जैसे सूर्य है, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आते हैं, एबायोटिक फैक्टर अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। बात करें अपन ओटिकोलॉजी, तो ओटिकोलॉजी यानी कि एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओटिकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि एक ही जाति के अध्ययन के जीवों को क्या कहने में, एक ही जाति के जीवों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे क्या कहा जाते हैं, ओटिकोलॉजी कहा जाता है। बात करें अपन सिंकोलॉजी, देखो नाम से इस पर सिंकोलॉजी यानी किसी विशेष क्षेत्र में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में सभी जीव जंतुओं के समुदाय का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंकोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था। आपको इनमें से बताने से कौन सा युग था जिसमें किसी प्रकार का जीवन पाया नहीं गया। ऑप्शन ए मीसोजोइक काल में, बी एज़ोइक काल में, सी कैम्ब्रियन काल में और डी पैलियोजोइक काल में। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात की, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एज़ोइक काल में। यानी कि जो एज़ोइक काल होता है उसमें किसी प्रकार का कोई भी जीवन संभव नहीं था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन किसने प्रस्तुत किया था। ए डार्विन ने, बी मेंडल ने, सी लैमार्क ने और डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ह्यूगो डी
ब्रिज ने। यानी कि जो म्यूटेशन थेरेपी थी उसको प्रतिपादन करने वाले कौन थे? ह्यूगो डी ब्रिज थे। बात करें मेंडल की, तो मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और बात करें अपन इनकी जो लेमार्क थे, तो लेमार्क की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने 1809 में अपनी फिलोसोफिक जूलॉजिक नामी की एक बुक प्रस्तुत की थी। ओके, और उद्विकास का सिद्धांत देने वाले कौन थे? लेमार्क थे। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? आपको बताना है कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 1/1000 मिमी, बी 1/100 मिलीमीटर, सी 1/10 मिलीमीटर और डी 1/10,000 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/1000 मिलीमीटर। कहने का मतलब 1/1000 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोन के बराबर होता है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 mm, यानी कि मिलीमीटर होता है। ओके फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा कि एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर, या फिर बाद में 0.001 mm होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम में परिवर्तन, बी जीन्स में परिवर्तन, सी डीएनए में परिवर्तन और डी उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी कि जो क्रोमोसोम्स में परिवर्तन है, जीन में परिवर्तन और डीएनए में परिवर्तन इत्यादि कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है, यानी कि उत्परिवर्तन सबके लिए जिम्मेदार होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? आपको बताना है जो पैलियोंटोलॉजी होता है वो किसका अध्ययन होता है? ए बर्ड्स का, बी अस्थियों का, सी प्राइमेट्स का और डी जीवाश्म का। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जीवाश्म के। जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। ओके, बात करें पक्षियों का, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को मैंने बता दिया कि पैलियोंटोलॉजी का राइट आंसर है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकाल को कहते हैं? ऑप्शन ए सीनोजोइक काल को, बी पैलियोजोइक काल को, सी ऑर्किजोजोइक काल को और डी मीसोजोइक काल को। तो आपको बताना है जो डायनासोर का सुनहरा काल कौन सा काल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीसोजोइक काल को। यानी मीसोजोइक काल था उसको डायनासोर का काल कहा जाता है। जो उससे यानी कि जो मीसोजोइक काल था, इस काल में सबसे ज्यादा जो रेप्टाइल्स पाए गए, डायनासोर पाए गए थे, इसीलिए इनका सुनहरा काल कहा जाता है। इस काल को अपन रेप्टिलिया एरा के नाम से भी जानते हैं कि रेप्टाइलों का काल भी कहा है। जीवन की उत्पत्ति इस महाकाल में हुई? ऑप्शन ए प्रोएम्ब्रियन काल में, बी प्रोटियोजोइक काल में, सी मीसोजोइक काल में और डी सीनोजोइक काल में। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्री कैम्ब्रियन काल में। यानी कि जो प्री कैम्ब्रियन काल है, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जीवन की उत्पत्ति को देखा गया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। यानी कि जो आज वर्तमान में जो मानव है उसके आधुनिक उनके जो पूर्वज थे उनके बारे में बताना है कि कौन से थे? ए जावा मानव, बी पीकिंग मानव, सी क्रो-मैग्नोन मानव और डी निएंडरथल मानव। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका बात करें तो आंसर होगा ऑप्शन सी क्रो-मैग्नोन मानव। यानी कि जो क्रो-मैग्नोन मानव थे उनको आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई थी। जो क्रो-मैग्नोन काल के जो मानव थे उनको आधुनिक मानव है उनका पूर्वज कहा गया है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो धन्यवाद फ्रेंड्स,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? क्या वाकई में आपको बहुत मजा आया होगा? तो आपको वो लगा होगा कि आपके लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप जाइए और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें इसको शेयर कीजिए। इससे आपको जितने भी जो फ्रेंड्स जिनके भी आप शेयर करेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज वो आप तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। और साथ में जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स, मेरे न्यू स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर सकें कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपके सामने आती है तो आपके जीएस का पार्ट 101% आपका सही हो, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। और मैं आपको दावे से गारंटी से कहता हूं कि डियर फ्रेंड्स आप रोजाना वीडियो को वॉच कीजिए, आपका जीएस में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। ऐसे चुटकियां बजाते आपका पूरा जीएस एकदम क्लियर करवा दूंगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड, और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके सोशल मीडिया ग्रुप में इसको शेयर कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।